नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में एक और मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हाजिर है। जी हाँ, भारत में राज्यों की राजनीति। तो जिनके भी माइनर में पॉलिटिकल साइंस है थर्ड ईयर वाले बच्चों का, और एग्जाम चूंकि अप्रैल में आ चुके हैं, कई यूनिवर्सिटी अप्रैल में ले रही है तो कुछ यूनिवर्सिटीज को मई में भी इसका एग्जाम चल रहा है। तो दरअसल इस पर जो सब्जेक्ट है इस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके लेकर आया हूं, उनका थोड़ी सी जो प्रकृति जो नेचर है ना, वो थोड़े से चेंज करके लेके आया हूं। क्योंकि एग्जाम में पिछले वर्ष भी मैंने देखा था कि एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हैं और वहां क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो ना, तो वहां पर उनकी लैंग्वेज एकदम अलग होती है, अलग टाइप की होती है, विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी राज्यों की राजनीति वाले इस विषय में। तो आपकी वो समस्या आज के इस मॉडल पेपर के माध्यम से समाप्त होने वाली है। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये जरूर रहेगा आप लोग साथ में, कि इनके आंसर निकालने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी है ना, अन्य सब्जेक्टों की जगह। आंसर निकालने के लिए आपके पास जो भी बुक है भारत के राज्यों की राजनीति वाली, और बुक नहीं है तो आप आंसर शीट ले सकते हैं मुझसे, और बुक है तो उस बुक से आप आंसर शीट निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, माफ कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के। इसके अलावा वहां ना मिले तो गूगल की भी आप हेल्प ले सकते हैं। खैर चलिए, बाकी बातें अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा कि किस प्रकार से इसको इसके आंसर निकालने हैं, किस प्रकार से इसको सोल्व आउट करना है, वो सारी बातें हम अंदर सेशन में करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों ये मॉडल पेपर जो मैं लेकर के आ रहा हूं आपके एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये जो मॉडल पेपर है 2027 तक के छात्रों के लिए उतने ही प्रकार से सहयोगी महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा, जितना कि 2025 वालों के लिए है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है 2027 तक के लिए। अब क्लियर है। और इसके अलावा इसकी आंसर शीट भी आपको, जितने प्रश्न मैं आपको दूंगा उनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बात को आप जान लीजिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन समाप्त हो जाए कि प्रश्न कैसे मिलेंगे, कौन से प्रश्न होंगे, बाकी बाकी सारी बातें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जिस प्रकार से मैं अभी इस विषय का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं भारत में राज्यों की राजनीति वाला, इसी प्रकार से थर्ड ईयर में ये 6 मॉडल पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं 2025 के। इन सभी की आंसर शीट भी अवेलेबल है। मैं एक बार आपको बोलकर भी बता देता हूं। सबसे पहले हिंदी साहित्य, काव्यांग विवेचन और जनसंचार, दोनों पार्ट की मॉडल पेपर आ चुके हैं आंसर शीट के साथ में। भारत की विदेश नीति, ठीक है, एग्जाम नजदीक है इसकी भी आंसर शीट आ चुकी है, मॉडल पेपर भी कंप्लीट है 2025 का। वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र क्लियर है। इसके अलावा विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं का पहला पार्ट क्लियर है, 1453 से 1870 वाला जो सीरीज है आपकी, उसका भी मॉडल पेपर तैयार हो चुका है। और कल जो सेशन हुआ था भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र वाला सेशन हुआ था, तो ये सारे जो मॉडल पेपर हैं ये तैयार हो चुके हैं, और आज के सेशन को मिलाकर के 7 मॉडल पेपर बीए थर्ड ईयर में रेडी हो चुके हैं। इनमें से यदि आपका कोई विषय हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर, आगे नंबर देने वाला हूं, व्हाट्सएप पर आप मुझे कमेंट करके उसका मॉडल पेपर ले सकते हैं, उसकी आंसर शीट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आंसर शीट आपको मिलेगी कैसे, तो वो भी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। और जो नए पुराने छात्र हैं जो कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है। दोस्तों यदि आपके एग्जाम में भी समय है तो आप मॉडल पेपर की अपेक्षा आप ये डिटेल क्लासेस भी देख सकते हैं। ये सभी विषय मेरे द्वारा अभी यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस के रूप में डाल दिए गए हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे, है ना। ये सभी विषय आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप सब मिल जाएंगे। सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो पूरे लेक्चर जो उसमें हुए हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर एंड तक के पूरे क्रम से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। और फिर भी बाई चांस यदि आप प्लेलिस्ट तक नहीं विजिट कर पाते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके जो सब्जेक्ट है उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि आंसर शीट आपको किस प्रकार से मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ 2 मिनट आप लोगों को यहां पर लूंगा मैं, और ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भारत में राज्यों की राजनीति, आज हम इस विषय पर मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर दैट मींस कि यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं 2025 के एग्जाम के लिए, उन्हें हम यहां डिस्कस करेंगे। तो वो प्रश्न मैं आपको इस क्लास के माध्यम से देकर जा रहा हूं, और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा ना उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चनों को डायरेक्ट नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो मॉडल पेपर है 2025 का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, कोई चार्जेस इस पर अवेल नहीं किए गए हैं। जैसे मैं हर साल आपको मॉडल पेपर देता हूं उसी प्रकार से यहां पर भी मॉडल पेपर दे रहा हूं। एक छोटा सा इश्यू ये है कि यहां पर जो आंसर शीट होने वाली है इन सभी प्रश्नों की, जो
15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर 30 प्रश्न देने वाला हूं मैं आपको आज। इससे बाहर एग्जाम सेंटर में बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस मॉडल पेपर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कैसे फॉलो करना है ये मैं क्लास में बताऊंगा। यदि आपने अपने तरीके से इन प्रश्नों को फॉलो किया तो कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, आंसर शीट के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप एक विषय की, जैसे एक विषय में ये वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है, राज्यों की राजनीति वाला भी, या कोई अन्य सब्जेक्ट भी हो सकता है। यदि आप किसी एक विषय की आंसर शीट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, दैट मींस कि 99 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस 99 के सब्सक्रिप्शन में जिस विषय की आप आंसर शीट चाहते हैं उसकी एक प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज की हुई एक आंसर शीट है ना, पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर, आंसर उस आंसर शीट में रहेगा पूरा प्रॉपर तरीके से, और एकदम आसान भाषा में, उबाऊ भाषा में नहीं। जैसे किताबों में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज मिलती है ना, उस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, आसान से आसान भाषा में मिलेगा, ताकि आप एक ही बार पढ़ते ही आपको पूरा क्लियर होता चले, लेक्चर की भी आपको आवश्यकता ना लगे। क्लियर है। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके उन सभी विषयों की उत्तर पुस्तिका अर्थात आंसर शीट यदि आप चाहते हैं मॉडल पेपरों की, सभी सब्जेक्टों की मॉडल पेपर की, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 249 रुपए का, 249 रुपए का। क्लियर है। करना क्या होगा इसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो उसके लिए आपको इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे ये जो नंबर दिए गए नीचे इस पर व्हाट्सएप कर दे और नीचे अमाउंट डाल दे, किस अमाउंट वाला सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी व्हाट्सएप पर ही, और उसी के अनुसार जो है आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। नोट्स की जो लिंक होगी, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर हुआ ना सब कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बीए थर्ड ईयर के लिए कंप्लीट नोट्स भी तैयार की गई है, एक बेहतर तरीके से स्पेशल नोट्स जिसे हम कहते हैं, लोक प्रशासन विषय की एक स्पेशल नोट्स तैयार कर दी गई है। चूंकि ये विषय आपके एग्जाम के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और साथ ही साथ में ये यदि आप पढ़ लेते हो ना तो पॉलिटी में मास्टर बन जाते हो। तो इन सभी दृष्टिकोणों के कारण ही जो है इस विषय की एक स्पेशल नोट्स तैयार की है, जिसमें लोक प्रशासन के सभी मुद्दों को समाहित किया गया है, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो आप ये चाहें तो ये नोट्स भी आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं। इसका प्राइस भी मात्र 99 रुपए ही रखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न लूंगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न के साथ ही साथ में मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा कि किस तरह से इनके आंसर, यदि आप आंसर शीट परचेस नहीं करना चाहते तो आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, या फिर इन प्रश्नों को आपको पढ़ना कैसे, ताकि एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त आपको अनावश्यक समय ना देना पड़े, है ना। जैसे एग्जाम सेंटर जब बैठते हैं तो वहां पर क्वेश्चन तब तक समझ ही नहीं आता, 3 से 4 बार पढ़ना होता है, और हर एक स्टूडेंट के साथ में ये समस्या होती है। तो अब ये समस्या नहीं होगी यदि आप फोकस के साथ में, यदि आप मेरे साथ क्लासेस के एंड तक बने रहते हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राज्यों का एकीकरण समझाइए। तो सिंपल वे में है तो ठीक है, इट्स ओके। क्या कहा गया है, भारतीय राज्यों के एकीकरण को समझाइए। अब इस प्रश्न में आपसे सिर्फ एक ही टर्म पूछी गई है। क्या बोला गया है कि भारत के राज्यों का एकीकरण किस तरह से हुआ था, उस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को मुझे समझाइए। तो एकीकरण छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ राज्यों का भी बताना पड़ेगा, उन राज्यों को किस प्रकार से शामिल किया गया, जैसे हैदराबाद को, जूनागढ़ को, कश्मीर को, है ना। तो उन राज्यों की इतिहास को बताना होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाना होगा। तो एकीकरण जो हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब राज्यों को मिलाकर के एक अखंड भारत की रचना की गई, तो उस समय में राज्यों का एकीकरण हुआ कैसे, वो पूरी प्रोसेस आपको इस प्रश्न के अंदर बतानी होगी। तो सिंपल वे में प्रश्न था, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें देखिए इसका आंसर कैसे निकालोगे, सिंपल में देखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। किताब किसी भी माफ कीजिएगा, भारत में राज्यों की राजनीति वाली, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली किसी भी किताब में इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद कैसे भारत का हिस्सा बना तथा भारत में इसका महत्व समझाइए। देखिए अब इस प्रश्न में आपसे 2 टर्म पूछी गई है। क्या बोला गया है कि जब भारतीय राज्यों का एकीकरण हो रहा था उस समय में हैदराबाद एक प्रमुख विषय था उस समय। तो हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया,
वो पूरी प्रोसेस बतानी होगी, सैनिक कार्यवाही के बारे में कंप्लीट बताना होगा, क्योंकि हैदराबाद नहीं चाहता था कि वो भारत का हिस्सा बने, बल्कि वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो भारत का हिस्सा किस प्रकार से हैदराबाद को बनाया गया और क्यों बनाया गया, वो मतलब हैदराबाद भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, ये महत्व भी आपको इसी प्रश्न के माध्यम से समझाने होंगे। तो इसका आंसर भी आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा। एक प्रश्न में ना मिले तो हैदराबाद को मिला ना, हैदराबाद को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया वो, और अगले प्रश्न में उसका महत्व भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 है औपनिवेशिक प्रशासन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान यहां पर देने योग्य बात यह है कि जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हैं ना, विशेष रूप से मेरे मॉडल पेपर में, तो मॉडल पेपर का एक विशेष तरीका होता है जो मैं दे रहा हूं उसका, कि जो देखिए 2 प्रकार के स्टूडेंट, स्मार्ट और एक सामान्य। ठीक है, सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा, जो मैंने यहां पर लिखकर दे दिया है ना, बस उसी पर फोकस करेगा। और एक एडवांस या स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा पता है, जब मैंने कहा कि औपनिवेशिक प्रशासन क्या है इसको समझाइए, तो इस औपनिवेशिक प्रशासन का पूरा पोस्टमार्टम कर लेगा, मतलब 360 डिग्री के चारों तरफ के जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे उन सभी तथ्यों पर डिस्कस कर लेगा वो। बात समझ आई आप लोगों को। तो औपनिवेशिक प्रशासन क्या होगा, औपनिवेशिक प्रशासन की इकाइयां क्या होगी, वो सारी चर्चा उसके अंदर कर लेगा। मतलब किताब में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इसके इर्द गिर्द का भी कंटेंट पढ़ते हुए आगे बढ़ेगा वो। चलिए, इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 है राज्य नीति आयोग क्या होता है। राज्य नीति आयोग, इसको कंप्लीट पढ़ना इस चैप्टर को। प्रश्न नंबर 5 है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और इसे बनाने के उद्देश्य क्या थे। तो मेरे दोस्तों, इसमें आपको राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य नीति आयोग, इन दोनों को कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और यदि आप आंसर शीट लेते हैं तो उसमें तो पूरा डिटेल में आपको मिलेगा ही। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है पहचान की राजनीति भारतीय चुनाव और राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। पहचान की राजनीति, एकदम सिंपल वे में प्रश्न दिया गया है। जो पहचान की राजनीति होती है, ये भारत में चुनावों को और राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, ये समझाइए। क्लियर। इसके अलावा प्रश्न नंबर 7 है क्षेत्रीय पहचान, जिसे हम क्षेत्रवाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में क्षेत्रवाद भी आ सकता है कि क्षेत्रवाद क्या है समझाइए, है ना, और अलग अलग समाजों के संदर्भ में इसका महत्व क्या है ये बताइए। तो ये या तो क्षेत्रवाद के नाम से आ जाए या क्षेत्रीय पहचान के नाम से आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है भारत में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते समय राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को। भारत में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की जो राजनीति होती है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, ठीक है, सभी धर्मों को समान मानकर चलने वाला। सांप्रदायिकता की राजनीति, जो किसी एक धर्म को सपोर्ट करके चलती हो या एक क्षेत्र विशेष को सपोर्ट करके चलती हो, एक जात विशेष को सपोर्ट करके चलने वाली राजनीतिक पार्टी, है ना। अल्पसंख्यकों की राजनीति, तो इन तीनों मुद्दों की जो राजनीति होती है, इससे संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया को आपको स्टेप टू स्टेप समझाना है। पहले राज्य सरकार की, फिर केंद्रीय सरकार की। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे वर्तमान में भारतीय राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कृषि मुद्दों की जांच करें और राज्य सरकारें इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है या क्या उपाय अपना रही है। वैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो की पॉइंट है ना प्रश्न का, उसको अंडरलाइन किया हुआ, उस अंडरलाइन वाले की पॉइंट को जरूर फोकस करोगे तो आपको प्रश्न एक ही बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो वर्तमान में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कौन कृषि मुद्दे, उन कौन कौन से ऐसे कृषि मुद्दे हैं, उनकी जांच कीजिए। और इसके अलावा जो कृषि से संबंधित या कृषि मुद्दों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, उन कदमों का भी वर्णन करना है। चलिए, इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 है शासन और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में गठबंधन सरकारों के फायदे और नुकसान, गुण दोष दोनों बताने हैं। ठीक है ना, मिलीजुली सरकार जो होती है उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों पर डिस्कस करना है। सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है भारत में केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें, राजनीतिक परिदृश्य में उनके महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो यहां पर आपको एक टॉपिक पूरा सलंग पढ़ना होगा, केंद्र राज्य संबंध वाला।
ठीक है, केंद्र राज्य संबंध वाला अगर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया आपने, आपकी यूनिट 4 में है। बेसिकली मैंने डिटेल क्लासेस भी ली है इन सभी पर, है ना, सिर्फ लास्ट के कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, बाकी कंप्लीट हो चुकी है। राज्यों की राजनीति वाला सब विषय मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। यदि समय है आपके पास तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल क्लासेस में पढ़ सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है वहां पर। ठीक है, तो चलिए केंद्र राज्य संबंधों का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे आप लोग। और इसी संबंधित एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है, वो है केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों के प्रबंधन में वित्त आयोग के कार्य और महत्व पर चर्चा करें। केंद्र राज्य संबंधों में वित्त आयोग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, क्या कार्य करता है, क्या महत्व है वित्त आयोग का, है ना, ये सब आपको स्टेप टू स्टेप समझाना है। इसके अलावा ये न्याय संगत संसाधन आवंटन में क्या भूमिका निभाता है, किस राज्य को कितना और क्या मिलना चाहिए, है ना, तो ये भी वित्त आयोग का ही तो कार्य होता है। और इसी से के माध्यम से केंद्र राज्यों का केंद्र के साथ संबंध बना रहता है। चलिए प्रश्न नंबर, आखिरी के 3 प्रश्न और बचे हैं दीर्घ प्रकृति में। प्रश्न नंबर 13 है राज्यपाल। राज्यपाल की क्या भूमिका होती है भाई राज्य और केंद्र के संबंध में? राज्य और केंद्र के संबंध में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है यह समझाना है। ठीक है, किस प्रकार से सेतु के रूप में कार्य करता है, किस किस के बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सेतु के रूप में कार्य करता है राज्यपाल, यह समझाना है आपको। इसके अलावा सहकारी संघ और अंतर सरकारी समन्वय को बढ़ावा देने में क्या भूमिका होती है राज्यपाल की। एक सेकेंड यार, थोड़ी लाइट ना ब्लिंक कर रही है आज, तो मुझे थोड़ा डाउट जा रहा था कि क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। अंतर राज्य परिषद की संरचना और भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इसके सदस्यों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अंतर राज्य परिषद मेन कॉन्सेप्ट है आपका। अंतर राज्य परिषद की संरचना कैसे होती है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसके सदस्यों की क्या भूमिका होती है समझाना है आपको। आखिरी प्रश्न है व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को तो पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न में तो यहां पर इसके घटक पूछे गए हैं और कार्यान्वयन में शामिल जो स्टेप है, स्टेप पूछे गई है। ठीक है, कि व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप को अपनाया गया है, कौन कौन से चरणों को अपनाया जाता है। तो ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 15 लघु प्रकृति के प्रश्नों की। ठीक है, 15 लघु प्रकृति के प्रश्न। अब 15 कौन कौन से प्रश्न होंगे, सिंगल टर्म वाले प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आर्टिकल 370 आप सभी परिचित हैं इस आर्टिकल 370 से, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न होने वाला है जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ था, यह समझाना है। जूनागढ़ का कब, राज्यों के एकीकरण के समय में। इसके अलावा भारत में भाषाई विविधता का क्या महत्व है, भाषाई विविधता का। अब भाषाई विविधता वाले कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, भाषाई विविधता वाले कॉन्सेप्ट को। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको यह भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से भाषा हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, धर्म को प्रभावित करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। तो भाषा के प्रभाव को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में आपसे। इसके अलावा मातृभाषा और दूसरी भाषा, इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है, अंतर समझाइए। प्रश्न नंबर 5 में है भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, धर्म से संबंधित उनको बताइए। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि कुछ क्षेत्र निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं या उम्मीद रखते हैं, है ना, तो अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा क्यों रखते हैं यह समझाना है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है कृषि राजनीति क्या है और यह भारतीय राज्य की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए जरा आप लोग। प्रश्न नंबर 8 है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। बेहतर तरीके से आप लोग समझते हैं को, करंट का विषय भी, मुद्दा भी बना हुआ है, पिछले 2-3 सालों से करंट में बना हुआ ही है न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला ना। और 2024 में तो जो विरोधी दल था, विरोधी राजनीतिक पार्टी थी, उसके माध्यम से तो सत्तारूढ़ जो सरकार राजनीतिक दल है उसके विरुद्ध एक बड़ा मुद्दा बना लिया था एमएसपी को। ठीक है, तो ये करंट का विषय भी है और आपको पता भी इसके बारे में होना चाहिए, एमएसपी के बारे में। कंप्लीट पढ़िएगा इस मुद्दे को पूरा। प्रश्न नंबर 9 में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसे अब भारत भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतंत्र देश है, भारत में लोकतंत्र है, तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका प्राथमिक सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको अपने या वास्तविकता के अनुसार नहीं समझाना है, बल्कि जो बताया गया है उसी का आंसर देना है, क्योंकि जो वास्तविक उद्देश्य है ना वो तो कुछ और ही होता है, लेकिन हाँ
उनके एजेंडा के अकॉर्डिंग जो उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों को ही आपको यहाँ बताना होगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 है, संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? ठीक है, विरोधी दल। इसके अलावा गठबंधन सरकार, दूसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार, मिलीजुली सरकार क्या होती है, समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्य कैसे बने? जब स्वतंत्रता भारत को मिल गई उसके बाद में राज्य कैसे बने थे, पूरी प्रक्रिया आपको, मतलब राज्यों का पुनर्गठन आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में राज्यों में उपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयां क्या है, बताइए। राज्यों में उपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयां क्या होती है। प्रश्न नंबर 14 मिलेगा आपको, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का दृष्टिकोण क्या रहा? राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, एक बड़ी सी प्रक्रिया होगी, समझाना है। आखिरी प्रश्न है, भारत की आधिकारिक भाषाओं के नाम बताइए। भारत की कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है, उनके नाम बताइए। क्लियर है? तो ये प्रश्न 15 दीर्घ प्रकृति के और 15 लघु प्रकृति के, दोनों ही टाइप के मैं प्रश्न आपको देकर जा रहा हूं और आप पर कोई दबाव नहीं है कि आप इसकी आंसर शीट ले ही ले। अगर आप लोग पास समय है तो आप लोग आंसर शीट खुद से ले सकते हैं, और समय नहीं है तो आप आंसर शीट भी परचेस कर सकते हैं। अमाउंट मिनिमम सा ही रखा है ना। और थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पर टाइम में जरूर लूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है तो उन्होंने शुरू में जो मैंने अनाउंस किया था वो नहीं देख पाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर शीट ना, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की आंसर शीट यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन 99 का है, और सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट चाहते हैं आप, नोट्स चाहते हैं, तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको 249 रुपए में का लेना होगा। ठीक है, इसमें आपको पर सब्जेक्ट भी आंसर शीट मिल जाएगी और ऑल सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जितने मॉडल पेपर हो चुके हैं उनकी आंसर शीट अभी रेडी है, और जिन सब विषयों के मॉडल पेपर अभी नहीं आए हैं उनकी आंसर शीट ऑन द वे है, मतलब उस पर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, जैसे रेडी होगी लॉन्च कर दी जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा हाँ, कल एक दोस्त का एक कमेंट आई थी, मैं देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रकार की कमेंट सारी पढ़ता हूं मैं, रिप्लाई भी जहां आवश्यक लगता है मैं रिप्लाई भी करता हूं, क्योंकि सभी कमेंटों का रिप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्लासेस में भी कभी कभार ही कमेंटों की बात करता हूं। तो कल एक कमेंट आई थी दोस्त की, उसने कहा था कि सर आपने भी आंसर शीट पर पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। बस एक कहे तो एक तंज था जो बंदा कस करके और चला गया, वापस नहीं आया पलट के, इट्स ओके। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं और फ्री क्लासेस ही दे रहा हूं, कभी आपसे कोई चार्ज नहीं किया है। और मेरा उद्देश्य आज भी वही है कि मैं आपसे कभी किसी प्रकार का कोई चार्ज ना लूं। लेकिन मैंने साथ में आप लोगों को यह बात भी कही थी कि दोस्तों, जब तक इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं अकेला कार्य कर रहा हूं, मैं अपना समय दे रहा हूं, तब तक यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। और कभी बाई चांस कभी कोई चार्ज यहां पर अप्लाई हुआ भी तो वो मिनिमम सा ही होगा, और इस मिनिमम 99 या 249 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, एकदम मामूली सा अमाउंट है। इसके अलावा क्यों करा मैंने ऐसा, तो दोस्तों एक आंसर शीट रेडी होने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और उस 8 से 10 घंटे के बाद में उस आंसर शीट को पूरा रीचेक मुझे करना होता है। उस रीचेकिंग में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त मुझे लगता है, क्योंकि जहां पर कुछ एरर होते हैं या कुछ लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक नहीं जा रही होती तो उसको ठीक करना होता है ना, सब कुछ चेक करना होता है पूरी आंसर शीट को। लगभग 40-50 पेज की जो आंसर शीट होती है आपको, उसमें प्रत्येक प्रश्न की प्रत्येक शब्द को मुझे चेक करना होता है। तो मेरा जो समय लगता है ना, उसका कोई चार्ज मैं आप लोगों से नहीं लेता हूं। लेकिन जो टीम मैंने बिठाई है आंसर शीट बनाने के लिए, उस टीम को मुझे सैलरी देनी पड़ती दोस्तों, है ना। और आज भी मैं आपसे अमाउंट नहीं लेता हूं, इसीलिए एक मध्यम वर्गीय स्टूडियो से आप लोगों को क्लासेस मिल रही है। आज भी मेरे पास में कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। आज भी मैं लैपटॉप की सहायता से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। और अगर आप लोगों से अमाउंट जैसी भावना मेरे अंदर रही होती ना, तो एक लग्जरी स्टूडियो यहाँ पर बना होता। कभी मैं स्टूडियो का आपको कभी वीडियो है ना घुमा करके भी दिखाऊंगा कैमरा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हम मॉडल पेपर पर डिस्कस कर रहे थे तो टाइम अभी फिलहाल है नहीं है। तो दोस्तों पूरी प्रोसेस आप समझ चुके हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन की कंप्लीट नोट्स भी है ना। इस नोट से जो है कंप्लीट क्रिएट की गई है, लगभग शायद 90 से 100 पेज की किताब है, ये बुक है पूरी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी, बहुत आसान भाषा में पूरे लोक प्रशासन को समाहित इसमें किया गया है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कमेंट में उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने कमेंट की थी वो सेशन देख रहे हो और उनको जवाब मिल चुका है कि मैंने छोटा सा अमाउंट यहाँ पर क्यों फिक्स किया है, क्यों मैं आप लोगों से पैसे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे भी सैलरी देनी होती है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे एडवाइस दीजिए, बताइए
है ना। और मॉडल पेपर का क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों के एग्जाम के बाद में आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स भी बताना है। लेकिन जो भी आंसर शीट दोस्त ले रहे हैं वो लेकर के अपने पास रखे नहीं, उसको पढ़े अच्छे से, ठीक है। 3 से 4 बार आपको आंसर शीट पढ़नी है। पढ़ने के बाद में आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम सेंटर में जाओगे एग्जाम देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला सेशन आप किस विषय पर मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।